स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे रिवीजन टेस्ट पेपर राजनीति विज्ञान कक्षा 12। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान के कक्षा 12वीं के ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 21 तक के सारे प्रश्न इसमें जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5, शीत युद्ध क्या था अथवा मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसमें हम जानेंगे मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो इसका सही आंसर है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता क्या थी या फिर ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या है। तो इसमें ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के बारे में बताया। राष्ट्रपति क्लिंटन के आदेशानुसार ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिका द्वारा सूडान तथा अफगानिस्तान में स्थित अल कायदा संगठन के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों द्वारा हमला कर उन्हें नष्ट करने का अभियान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7 है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था। तो इसका आंसर है 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ बेलिंग्स में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संघार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आसियान के सदस्य देशों के नाम दिखाए गए हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई दारुसलाम, म्यांमार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 9 है दक्षिण में शामिल देशों के नाम लिखिए अथवा फरक्का संधि पर किन देशों ने अपने हस्ताक्षर किए क्यों। तो फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर दिसंबर 1996 में तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था जिसे फरक्का संधि के नाम से जाना जाता है क्योंकि फरक्का डैम इसके लिए बनाया गया था। और इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 10 है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार ने के स्थायी न हो पाने के क्या कारण थे अथवा बांग्लादेश ने 1975 में किस शासन प्रणाली को मान्यता दी। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखेंगे। बांग्लादेश में 1975 में किस शासन प्रणाली को मान्यता दी गई। तो बांग्लादेश में 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। तो 1975 में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी गई थी। 1972 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधान हेड बने और उसके बाद उन्होंने संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 है सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए अथवा सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नाम लिखिए जिनको वीटो पावर प्राप्त है। तो सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के नाम जिनको वीटो पावर प्राप्त है 5 हैं और यह संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारिणी है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। इनको परिषद के निर्णय को अमान्य करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा अस्थायी सदस्य भी हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और महासभा इन सदस्यों का निर्वाचन करती है और इसका प्रमुख कार्य शांति स्थापित करना है। तो 5 ऐसे राष्ट्र हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है और वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी भी निर्णय को अमान्य कर सकते हैं। कोई भी एक मेंबर अगर उसके सपोर्ट में नहीं है तो निर्णय लागू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं लिखिए अथवा गठबंधन से आपका क्या तात्पर्य है। तो यह गठबंधन से तात्पर्य बताया। गठबंधन शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर राजनीति में होता है। आप लोगों ने यह जरूर सुना होगा कि फला राजनीतिक दल ने उससे गठबंधन कर लिया। आज के दौर में राजनीति में गठबंधन का व्यापक दौर है। आज किसी भी राज्य में सरकार बिना गठबंधन के बनती नहीं। गठबंधन का मतलब होता है जब किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो वह सरकार बनाने के लिए अन्य दलों के साथ मिलकर अपना बहुमत साबित करता है। इसे हम गठबंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13 वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है अथवा वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों को समझाइए। तो इसमें वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी में क्या योगदान है इसको दिखाया गया है। इसका आंसर है 1990 में आई प्रौद्योगिक क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बना दिया है। टेलीग्राम, टेलीफोन तथा इंटरनेट जैसे संचार के साधनों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रौद्योगिकी साधनों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही आसान हो गई है। आज हमारी सोच
सामाजिक जीवन पर भी प्रौद्योगिकी का असर देखा जा सकता है। विश्व के विभिन्न भागों के बीच पहुंच और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में अधिक तेज और व्यापक है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। इसमें आपको सुरक्षा के केंद्रीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए अथवा परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हमने आपके सामने परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा में अंतर बताए हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। परंपरागत सुरक्षा और गैर परंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा की धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए और युद्ध लक्ष्य के साधन दोनों से इसका संबंध है। और वहीं अपारंपरिक सुरक्षा में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा के बारे में अंतर बताया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 15 है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। इस कथन का सत्यापन करें अथवा संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य लिखिए। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा की परिषद के बदलाव को इस कथन को सत्यापित करें। तो इसमें हमने सुरक्षा परिषद के बदलावों को सत्यापित करने का कथन बताया है। तो ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना पूरा, आंसर काफ़ी लेंदी है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए अथवा श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है। तो ये श्रीलंका में के जातीय संघर्ष में सिंघली समुदाय के नेताओं की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। तो सिंघली समुदाय और जो श्रीलंका के मूल रूप से तमिल लोग थे, उनके बीच ये संघर्ष का प्रमुख कारण रहा और यही उग्र तमिलवादी राष्ट्रवाद की आवाज़ को बुलंद हुई, क्योंकि सिंघली समुदाय मूल रूप से श्रीलंका के हैं और तमिल जो भारत से जाके तमिल लोग वहाँ श्रीलंका में बसे हैं, तो इनके बीच ये संघर्ष प्रमुख हुआ था। और 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के साथ संघर्ष चलता रहा और श्रीलंका के तमिलों को एक अलग देश की मांग की गई, यानी तमिलों के द्वारा एक अलग देश की मांग हमेशा से उठाई जा रही है। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 16। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 चित्र देखकर बताना है कि इससे आप क्या समझे, और चित्र आपको मिला नहीं तो हम कुछ समझे भी नहीं। फिर आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण थे और अथवा में 1978 से पूर्व और बाद में चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं को लिखिए। तो इसमें हमने यूरोपीय गठन के प्रमुख कारण क्या थे उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप देख लेना। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो चली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा था। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई और एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। और 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम साबित हुई। इसके परिणाम स्वरूप 1997 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ और यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया गया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और अंततः 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। तो यूरोपीय संघ के गठन किस तरीके से हुआ, किन किन कारणों से हुआ, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19 और प्रश्न क्रमांक 19 है उन बातों का जिक्र करें जिसमें साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रमुख का स्वभाव बदला, या फिर इतिहास हमें वर्चस्व के संबंध में क्या सिखाता है। तो इसमें आपको आंसर दिया गया है इतिहास हमें वर्चस्व के संबंध में क्या सिखाता है। इतिहास में वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है। किसी भी शक्ति का वर्चस्व हमेशा के लिए नहीं रहता, एक समय बाद उसका वर्चस्व खत्म होता है। और इतिहास हमें यह भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजय जान पड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके विपरीत शक्ति संतुलन का राजनीतिक वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। तो इस तरीके से ये इतिहास के वर्चस्व के बारे में प्रश्न है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 भारत अमेरिकी संबंधों का विश्लेषण कीजिए अथवा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनने में सहायक 5 कारणों को लिखिए। तो भारत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ महाशक्ति क्यों बना,
उसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं और ये सोवियत संघ के महाशक्ति बनने के प्रमुख कारण लिखे हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लेना और लिख लेना आंसर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 और ये आज का लास्ट प्रश्न है और प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी, अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन को विस्तार से समझाइए, इसकी सफलता का उल्लेख भी कीजिए। तो इसमें हमने भारत के स्वतंत्रता के बाद गुट निरपेक्षता को विस्तार से समझाइए और इसकी सफलता का उल्लेख कीजिए, उसके बारे में आंसर लिखा है। तो यह भारत में स्वतंत्रता के बाद ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपने विदेशी नीति के आधारभूत तत्व माना और उसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत संघ दोनों के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई। भारत दोनों में से किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं हुआ और अपने को दोनों से तटस्थ रखा। भारत ने मुद्दों के आधार पर दोनों देशों की गतिविधियों की प्रशंसा व आलोचना की, किसी गुटबंदी और पक्षपात के आधार पर नहीं। इस नीति ने भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाया और निम्नलिखित तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं। भारत द्वारा दोनों शक्तियों से मैत्री संबंध बनाए रखने के कारण दोनों ही शक्तियों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सका और अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सका। सेकेंड, दोनों महाशक्तियों से मित्रता होने के कारण उसे शीत युद्ध के समय किसी भी शक्ति संगठन या उसके किसी भी सदस्य से शत्रुता अथवा आक्रमण की चिंता नहीं थी। और थर्ड, गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण भारत दोनों ही गुटों के द्वारा सद्भावना की दृष्टि से देखा जाने लगा और उसने कई देशों के आपसी विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस तरीके से लास्ट प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 21 और ये राजनीति विज्ञान 12th का हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। इसके पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव हमने सारे करा दिए थे, तो जिस लोगों ने भी नहीं देखे हैं वो जाके उसको देख लें और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 21 तक के सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।